नेहरू शिक्षा महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे महोदय का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आइए हम सब लोग अध्ययन करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे महोदय का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बालक के मानसिक विकास प्रक्रिया को समझने का एक बहुत बड़ा सार्थक माध्यम माना जाता है। और संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे महोदय द्वारा ये बताया गया कि किसी भी बालक का जो मानसिक विकास होता है उसका वो मानसिक विकास उसकी संक्रिया और उसके अनुभवों जो वो अपने परिवेश से प्राप्त करता है कि अंतःक्रिया का परिणाम है। और इन्होंने सामाजिक बालक के मानसिक विकास को संज्ञानात्मक विकास की संज्ञा दी है। और ये इन्होंने बताया कि जैसे जैसे बालक का या बालक की परिपक्वता बढ़ती है उसी अनुपात में उसका संज्ञानात्मक विकास भी होता है। और संज्ञानात्मक विकास को समझाने के लिए इन्होंने कुछ मानसिक संक्रियाओं का सहारा लिया और उनके माध्यम से ये बताने का प्रयत्न किया कि किस आयु विशेष में बालकों का संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। और जैसे जैसे बालक की आयु या उसकी परिपक्वता बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उसके मानसिक विकास में भी परिवर्तन आता है और उसका संज्ञानात्मक विकास भी उसी स्वरूप में परिवर्तित होता रहता है। तो आइए हम सब लोग जीन पियाजे महोदय के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है जिसमें इन्होंने 4 प्रकार की संक्रियाएं बताई हैं और वो संक्रियाएं जो हैं आयु के अनुसार होती हैं। तो हम उन संक्रियाओं को देखते हैं कि किस प्रकार से किस बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। और इसके अंतर्गत जीन पियाजे महोदय ने जो पहली अवस्था बताई है, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं जिसमें संज्ञानात्मक विकास किसी बालक का अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हुए प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर संपन्न होता है। तो जो इन्होंने पहली अवस्था बताई है उसको इन्होंने कहा है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था जीन पियाजे महोदय के द्वारा बताया गया कि ये अवस्था जो होती है वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक कार्य करती है। और ये संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत बड़ी ही महत्वपूर्ण अवस्था है। इसको उन्होंने कहा है संवेदी गामक अवस्था। ये किसी भी बालक के विकास की या संज्ञानात्मक विकास जो कि मानसिक विकास का एक प्रकार से सूचक है के अंतर्गत वो अवस्था होती है जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु तक कार्य करती है। और इसको इन्होंने संवेदी गामक अवस्था इसलिए कहा है कि इस अवस्था में बालक किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज को छू करके देख करके संवेदनाओं के आधार पर भी उसका अनुभव करता है और उसी अनुपात में उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। उदाहरण के लिए स्पर्श के द्वारा एक बालक जन्म के कुछ समय पश्चात तक ये भली भांति समझने लगता है कि वो जिसकी गोद में है उस गोद का अनुभव या स्पर्श उसके लिए सुखद है अथवा उसके लिए कष्टकर है। इसीलिए प्रायः हम देखते हैं कि बालक परिचितों की गोद में रहने पर प्रसन्नता का अनुभव करता है और किसी दूसरे व्यक्ति की गोद में जाने पर उसे प्रायः अप्रसन्नता के रूप में वो अपने लक्षणों को व्यक्त करता है और कभी कभी तो रोने लगता है। इस समय बालक के समक्ष जो भी वस्तु आती है सामने उस वस्तु को वो उठा करके अपने मुख में रखना चाहता है और उसके स्वाद के द्वारा विशेषतया उस वस्तु को पहचानने का प्रयत्न करता है।
प्रायः इस अवस्था में बालक को चटक रंगों की वस्तुएं ज्यादा प्रभावित करती हैं और कहा जा सकता है कि जैसे लाल रंग की वस्तुओं के प्रति बालक का स्वाभाविक आकर्षण होता है। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि लाल रंग की कुछ वस्तुओं को जैसे लाल मिर्च इत्यादि को भी बालक मुंह में उठा करके रख लेता है। इसी तरह से किसी वस्तु के स्पर्श के द्वारा वो ये देखता है कि वो ठंडी है या गर्म है। अगर उस रंग की कोई वस्तु उसे गर्म लगती है तो उस प्रकार की जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो उनको छूने से बचने की कोशिश करने लगता है। तो इसको उन्होंने कहा है संवेदी गामक अवस्था। और इस अवस्था में बालक जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिन वस्तुओं को स्पर्श करके, छू करके, चख करके देखने और समझने का प्रयत्न करता है, क्योंकि बालक का इस अवस्था में मानसिक विकास इस तरह से नहीं होता या संज्ञानात्मक विकास की उस अवस्था में नहीं होता कि वो वस्तुओं को परिभाषित कर सके उनके गुण या दोष के आधार पर। तो उसके पास जो उसका मानसिक विकास है वो उसको इस तरह से प्रेरित करता है कि वो वस्तुओं को छू करके, स्पर्श करके और किसी भी वस्तु को वो इस तरह से जोर से मुट्ठी में पकड़ने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य कि उसको उस समय तक संज्ञानात्मक विकास के द्वारा ये ज्ञात नहीं होता कि वस्तु को इस तरह से भी पकड़ा जा सकता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहली जो अवस्था इन्होंने बताई है वो अवस्था इन्होंने बताई है संवेदी गामक अवस्था। और संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत इन्होंने ये बताया है कि इस अवस्था में बालक के लिए संवेदनाओं का बड़ा महत्व होता है और संवेदनाएं उसे प्रायः स्पर्श के द्वारा या चखने से ज्ञात होती हैं। और दूसरी अवस्था जो इन्होंने बताई है वो बताई है प्राक संक्रिया अवस्था। प्राक संक्रिया अवस्था, प्राक संक्रिया अवस्था वो अवस्था है जिसमें इन्होंने बताया है कि बालक जो है ये प्राक संक्रिया अवस्था को इन्होंने 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष की आयु तक बताया है और इसको भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। तो यहां पर हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि संक्रिया अवस्था क्या है। संक्रिया अवस्था जीव पियाजे महोदय के अनुसार बालक का वो मानसिक चिंतन है जो किसी समस्या के समाधान के लिए वो करता है। अर्थात बालक के सामने जो समस्याएं आती हैं परिवेश में, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो बालक के द्वारा मानसिक चिंतन किया जाता है या प्रयत्न किया जाता है उसको जीन पियाजे महोदय के द्वारा यहाँ पर संक्रिया का नाम दिया जा रहा है। तो इनके द्वारा प्राक संक्रिया अवस्था 2 से 7 वर्ष की मानी जा रही है और इसके 2 भेद किए जा रहे हैं। और पहला भेद जो है इनके द्वारा किया जा रहा है वो है प्राक संप्रत्यय अवस्था। प्रत्यय अवस्था, प्राक संप्रत्यय अवस्था, जिसको इन्होंने कहा है कि ये अवस्था होती है 2 से 4 वर्ष के बीच में। कितने वर्ष के बीच में? 2 से 4 वर्ष के बीच में होती है। और इस अवस्था के बारे में इन्होंने कहा है कि ये जो 2 से 4 वर्ष के बीच की अवस्था होती है इसमें 2 लक्षण प्रायः दिखाई देते हैं। पहला तो है जीववाद और दूसरा है आत्मकेंद्रितता। आत्मकेंद्रितता अर्थात इस काल में बालक जब प्राक संक्रिया अवस्था के 2 से 7 वर्ष के बीच में और जो पहला इन्होंने बताया है 2 से 4 वर्ष के बीच में, इस आयु में 2 चीजें पाई जाती हैं कि जो भी वस्तुएं गति करती हैं, चाहे वो उसका खिलौना हो, चाहे कार हो, चाहे उसके घर में हिलने डुलने वाला पर्दा हो, या जो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक आती जाती हुई दिखाई देती है या उसके सामने जो भी वस्तु आती है वो सबको सजीव मानता है। उसके लिए उसका खिलौना भी सजीव होता है, उसके लिए उसके कमरे की फर्श भी सजीव होती है, यहाँ तक कि कभी कभी वो कमरे की फर्श पर यदि गिर जाता है और वो रोने लगता है और माता पिता के द्वारा ये कह दिया जाए कि अच्छा फर्श ने तुमको चोट पहुंचा दिया, लाओ मैं फर्श को चोट पहुंचाता हूं, और पैर से फर्श पर प्रहार करते हुए दिखाया जाए तो बालक संतुष्ट हो जाता है कि फर्श ने मुझको चोट प्रदान की तो अब फर्श को भी चोट प्रदान कर दिया गया। तो जीववाद
इस अवस्था का प्रमुख लक्षण है कि वो आसपास की सभी वस्तुओं में जीवन देखता है, सजीव और निर्जीव में वो अंतर नहीं कर पाता है। और दूसरी आत्म केंद्रितता का मतलब है या तात्पर्य है कि बालक के लिए ये समझ में आता है या उसका संज्ञानात्मक मानसिक विकास इस अवस्था में रहता है कि वो जिन भी चीजों को देखता है उनको अपने अनुसार देखता है। उदाहरण के लिए बालक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो देखता है सूरज भी जा रहा है, तो वो अपने को केंद्र मानता है, वो मानता है कि इस सृष्टि का केंद्र मैं ही हूं, क्योंकि आंगन से बाहर दरवाजे पर चले जाने पर रात में वो देखता है कि चंद्रमा भी उसी अनुपात में गति करता है, या मैं बाहर चला जाता हूं तो सूरज भी गति करता हुआ दिखाई देता है। तो इसको जीन पियाजे महोदय के द्वारा आत्म केंद्रितता का नाम दिया जा रहा है। और बालक को ये जो दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है, इस अवस्था में जिसको इन्होंने कहा है कि इस अवस्था में 2 से 4 वर्ष की आयु में बालक को यही ज्ञात होता है कि 2 से 4 वर्ष की आयु में एक तो सभी चीजें जो हैं वो सजीव हैं, और दूसरी बात उनके बीच में आत्म केंद्रितता पाई जाती है। और दूसरा जो इसमें बताया है इन्होंने, वो बताया है अंतरदर्शी अवस्था। और अंतरदर्शी अवस्था की जो स्टेज इन्होंने बताई है वो बताई है 4 से 7 वर्ष। कितनी बताई है? 4 से 7 वर्ष। और इस अवस्था में इन्होंने बताया है कि अब जो बालक है वो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के द्वारा मानसिक विकास की उस अवस्था में पहुंच जाता है जब वो सजीव और निर्जीव में तो अंतर कर लेता है। उदाहरण के लिए बालक का संज्ञानात्मक विकास इस प्रकार से भी हो जाता है कि उसके अंतर्गत वो सजीव और निर्जीव में अंतर करने लगता है। और उदाहरण के लिए जैसे जोड़ है, ध्यान दीजिए, जोड़ है, घटाना है, गुणा करना है या भाग देना है, तो इनको भी वो समझ तो जाता है कि उदाहरण के लिए 2 धन 2 बराबर 4 किस आयु अवस्था में? 4 से 7 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि अब वो विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, उसे सिखाया जाने लगता है। तो इस अवस्था में बालक ये तो समझने लगता है कि 2 धन 2 बराबर 4 या 2 गुणे 3 बराबर 6, लेकिन इसमें जो व्याप्त नियम है उसको वो नहीं समझ पाता, या कौन सा नियम या कौन सा कह लीजिए कि सिद्धांत इसके पीछे कार्य कर रहा है, इस अंतरदर्शी अवस्था में बालक नहीं समझ पाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पलटावी गुण उसमें नहीं आता है। पलटावी गुण का मतलब है कि वो पलटना नहीं जानता। पलटावी गुण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा अगत को या परिस्थितियों को परिवर्तित कर दिए जाने पर उसमें क्या अंतर है वो समझ सकता है। लेकिन यहाँ पर बालक में पलटावी गुण नहीं आता, जिसके कारण इसको हम दूसरे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि जैसे एक लंबा ग्लास है और लंबे ग्लास में बालक को पीने के लिए यदि शिकंजी दी जाए, इसके बदले यदि उसे एक चौड़ा ग्लास दिया जाए और दोनों में जो पेय पदार्थ या शिकंजी या शरबत जो भी हम कहले हैं दोनों की समान मात्रा है, लेकिन जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अंतर्गत बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं कि मान लीजिए इसमें 200 ml है और दोनों में 200 ml है, लेकिन बालक का जो दृष्टिकोण होगा वो इस ग्लास को लेना चाहेगा, इस ग्लास को वो नहीं लेना चाहेगा। तो कहने का मतलब दोनों में जो मात्रा है वो समान है, लेकिन अगर ये वस्तु लंबी है तो उसके लिए ये वस्तु जो है ज्यादा प्रासंगिक है, ज्यादा अभीष्ट है। कहने का मतलब अभी वो गुणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन को व्यक्त करने में या पहचानने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो इसको इन्होंने कहा है अंतरदर्शी अवस्था में बालक जो है जोड़ना, घटाना, गुणा करना तो सीख जाता है, लेकिन उसमें अंतर्निहित जो नियम है, सिद्धांत है, उसको वो नहीं सीख पाता। तो इसी को उन्होंने कहा है कि इस अवस्था में बालक में पलटावी गुण नहीं आ पाता है। और इसके पश्चात पुनः हम इसको मिटा करके एक बार देखते हैं तीसरी अवस्था जो इन्होंने बताई है, वो बताई है मूर्त संक्रिया अवस्था।
तीसरी अवस्था जो इन्होंने बताई है वो बताई है मूर्त संक्रिया अवस्था। नंबर 3 पर इन्होंने कहा है मूर्त संक्रिया अवस्था। अब मूर्त संक्रिया अवस्था को जीन पियाजे ने बताते हुए अपने सिद्धांत के अंतर्गत कहा है कि ये संज्ञानात्मक विकास की वो अवस्था है जिसमें ठोस वस्तु, क्या चीज, ठोस वस्तुएं जो होती हैं उन ठोस वस्तुओं के बारे में बालक का जो विचार है वो बिल्कुल स्पष्ट होने लगता है। उदाहरण के लिए बालक अब ये समझने लगता है, क्या समझने लगता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं और वो 3 अवस्थाएं क्या है, ठोस, द्रव और गैस। इसको वो समझने लगता है कि वास्तव में जैसे जल है और इस अवस्था को मूर्त संक्रिया अवस्था को उन्होंने 7 से 12 वर्ष की आयु तक माना है। कितनी आयु तक माना है? 7 से 12 वर्ष की आयु तक। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मूर्त संक्रिया अवस्था में बालक के सामने जो वस्तुएं या जो घटनाएं घटित होती हुई दिखाई देती हैं उनको वो समझ जाता है। हाँ, अब एक बात जो इनके द्वारा कही जा रही है कि वो लंबाई क्या है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए लंबाई क्या है, ऊंचाई क्या है, इसके अलावा चौड़ाई क्या है, इन चीजों को बालक जो है वो समझने लगता है और ये जानने लगता है कि इन दोनों में कौन सी वस्तु लंबी है या कौन सी वस्तु चौड़ी है। तो कहने का मतलब मूर्त संक्रिया अवस्था का मतलब है वह सब प्रत्यय बालक के मन में अब विकसित होने लगते हैं जो उसके सामने मूर्त अवस्था में या ठोस अवस्था में सामने आते हैं। उदाहरण के लिए कोई वस्तु लंबी है, कोई वस्तु बड़ी है। जैसे इस समय बालक ये समझने लगता है कि वस्तुएं जब गति करती हैं तो उनके पीछे किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा कार्य करती है या वस्तुओं को गति करने के लिए कोई ना कोई ऊर्जा या माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है जिसके द्वारा वस्तुएं गतिशील होती हैं और वस्तुओं में जो ठोस अवस्था में अंतर होता है या जिसको अभी हमने अगले स्टेप पे देखा था और कहा था कि दूसरी जो अवस्था थी पूर्व संक्रिया अवस्था, उसमें बालक के पास पलटावी गुण नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर बालक के पास पलटावी गुण आ जाता है और जिसके द्वारा वो गणित या विज्ञान विषय के अध्ययन में ये जानने लगता है कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष किस प्रकार से किया जाएगा। इस चीज को वो अंतर समझने लगता है या इधर से उठा करके उधर रख सकता है, उधर से उठा करके इधर रख सकता है, चाहे अदद परिवर्तित कर दी जाए या परिस्थितियां परिवर्तित कर दी जाए, बालक उन चीज को बेहतर ढंग से हल कर लेता है या समझ लेता है। तो जीन पियाजे महोदय के द्वारा जो ये तीसरा मूर्त संक्रिया अवस्था का स्टेप बताया गया है, इसके अंतर्गत बालकों में पलटावी गुण आ जाता है। वो वस्तुओं में क्या मात्रात्मक अंतर है और उनके गुण और विशेषताओं के बारे में जान जाते हैं और उसे समझने लगते हैं। गुण दोष के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण भी कर सकते हैं और उनकी अलग सूची भी बना सकते हैं, उनके बीच में अंतर संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन इस अवस्था में भी बालकों में अमूर्त चिंतन की योग्यता नहीं आ पाती है। केवल उन्हीं वस्तुओं के बारे में चिंतन क्षमता या संज्ञानात्मक विकास हो पाता है जो उसके सामने मूर्त अवस्था में रहती हैं। इसके पश्चात जो अगला नंबर पर इन्होंने बताया है औपचारिक संक्रिया अवस्था। इसको इन्होंने बताया है 12 से वयस्कता की अवस्था तक। मतलब ये बताया है कि औपचारिक संक्रिया अवस्था ये सबसे उच्च अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की और ये बालकों में प्रायः 12 से वयस्क होने की अवस्था तक पाई जाती है। और इस औपचारिक संक्रिया अवस्था के अंतर्गत इन्होंने बताया है कि अभी पहले जब हमने देखा था कि मूर्त या ठोस संक्रिया अवस्था में बालकों के पास पलटावी गुण आ जाता है, लेकिन उनके पास अमूर्त चिंतन की योग्यता नहीं होती है। यहाँ पर औपचारिक संक्रिया अवस्था में आकर बालकों का संज्ञानात्मक विकास इस प्रकार हो जाता है कि उनके अंदर अमूर्त चिंतन की योग्यता या क्षमता आ जाती है।
अब वस्तु का उपस्थित होना उनके सामने आवश्यक नहीं होता। वस्तु चाहे उनके सामने उपस्थित हो या ना रहे, तब भी वे वस्तु के बारे में चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, और यहां पर आकर के उनके द्वारा विचारों में क्या चीज आ जाती है, एक तो अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, दूसरी चीज आ जाती है कि उनके विचारों में बड़ी ही लोचशीलता आ जाती है, और लोचशीलता आने के कारण वो नए नए विचारों को ज्यादा ग्रहण करने लगते हैं, ज्यादा बेहतर ढंग से सीखने लगते हैं, नई नई परिस्थितियों में अपनी समस्याओं का समाधान बेहतर ढंग से करने लगते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो वो समस्या का समाधान कर लेते हैं, उनके अंदर सूझ की भी योग्यता आ जाती है। और एक हम और कह सकते हैं विशेष योग्यता जो आती है वो है कल्पनाशीलता। अब बालक औपचारिक संक्रियावस्था के अंतर्गत जीन पियाजे महोदय के अनुसार कल्पनाशीलता का सहारा लेते हुए परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है और परिकल्पनाओं को सिद्ध भी कर सकता है, और परिकल्पनाओं को सिद्ध किए जाने के पश्चात नए निष्कर्ष या नए नियम या नए सिद्धांत प्राप्त कर सकता है। तो इसको इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की उच्चतम अवस्था कहा है, जिसे हम औपचारिक संक्रिया अवस्था कहते हैं। और औपचारिक संक्रिया अवस्था में बालक को जो संज्ञानात्मक विकास के द्वारा मानसिक विकास के विभिन्न आयाम प्राप्त होते हैं, उनके द्वारा वो अमूर्त चिंतन कर सकता है, उसके विचारों में नमनीयता या लोचशीलता आ जाती है, कल्पनाशीलता बढ़ जाती है, जिसके द्वारा वो बालक किसी भी परिस्थिति में दी गई समस्या को हल कर लेता है, समाधान कर लेता है, और अमूर्त चिंतन की योग्यता और क्षमता उसके अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार से आज हम सब लोगों ने देखा कि जीन पियाजे महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बालक के मानसिक विकास को समझने के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, और इनके द्वारा 1922-23 में अल्फ्रेड बिने के बुद्धि प्रयोगशाला में कार्य करते हुए इसका आविष्कार किया गया या इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। और 1922-23 से 1932 के बीच में इन्होंने 5 पुस्तकें प्रकाशित की, जिसमें इस अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझाने का प्रयत्न किया। शैक्षिक दृष्टि से देखें तो जीन पियाजे महोदय के संज्ञानात्मक विकास का जो उपादेयता है या इसकी उपयोगिता है वो ये है कि हमें बालक को बालक ही बने रहने देना चाहिए, उसे जल्दी वयस्क बनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न स्तर हैं, एक स्तर से ही दूसरे स्तर पर वो आगे बढ़ता है। और बालक में यथासंभव पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, और बालक को उचित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, और शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य को छात्र के सामने या अधिगमकर्ता के सामने प्रस्तुत करते समय उसके संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अनुरूप अपनी पाठ योजना या कह लीजिए अपने शिक्षण अधिगम की व्यवस्था को संचालित करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हम सब लोगों ने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। इसी प्रकार से आने वाले समय में हम अन्य सिद्धांतों का अध्ययन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।